आदाब नाजरीन, एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम कल के ही सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और पेश कर रहे हैं जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट जनाब अरशद मदनी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। किरदार में आज बारी है फिल्म इंडियन की। आदाब नाजरीन, मैं हूँ साइमा खान, मेरा भी आदाब कबूल करें। मुस्लिम कौम की नम आंखों में उम्मीदों का चिराग रोशन करने की कोशिश है हमारा ये प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा। तो आइए अपने इस खास सफर की शुरुआत करते हैं मकाम से और सुनते हैं मौलाना अरशद मदनी की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां। तो लीजिए पेश है आज का मकाम। कल के मकाम में हम जानशीन शेखुल इस्लाम और सदर जमीयत उलेमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद में हदीस के उस्ताद मौलाना सैयद अरशद मदनी की जिंदगी के सफर से वाकिफ हुए। दास्तान जिंदगी के उसी सफर को आज के एपिसोड में आगे बढ़ाते हैं। अरशद मदनी साहब सन 1987 से 1990 तक दारुल उलूम देवबंद के नायब नाजिम तालीमात रहे और 1992 से 2008 तक दारुल उलूम देवबंद के नाजिम तालीमात रहे। उन्होंने अपने दौरे नजामत में दारुल उलूम देवबंद की तालीम को मिसाली बना दिया। उनकी पूरी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने के नाम रही। मैं तो एक मदरसे का पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ। तकदीर की बात है कि जमीयत उलमा तक मैं पहुँच गया और हकीकत यह है कि मैं जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से काम करने का मेरा कोई तसव्वुर भी नहीं था। अरशद मदनी साहब को जुलाई 1984 में जमीयत उलमाए हिंद की वर्किंग कमेटी का रुकन बनाया गया और 2006 में उनके बड़े भाई हजरत फदाए मिल्लत के इंतकाल के बाद जमीयत उलमाए हिंद के सदर बनाए गए तो उनके अपनों ने ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। मुश्किलें चाहे कैसी भी रही हो, अरशद साहब ने हर मुश्किल का बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया। आज मुल्क के मुसलमानों के हालात को बदलने और उनमें तरक्की का जज्बा पैदा करने में उनकी एक अहम हिस्सेदारी रही है। आज मुल्क के सूबे में उनको मानने वालों की एक बड़ी तादाद है। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को लेकर उनके ख्यालात औरों से अलग हैं। इस दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का होना और पढ़ने वाले को ये बताना कि ये मुसलमान है और मुसलमान कब रह सकता है, उसको उसूल और ज़वाबित क्या हैं, ये सिखला देना, उसके बाद फिर दुनिया की तालीम का देना, इसके अंदर कोई मुदायका नहीं है। तो दीनी तालीम तो उसी पुरानी तालीम का नाम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर दुनिया में आए, उसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि जमीयत उलेमाए हिंद की हमेशा से कोशिश रही है कि कौम के लोग अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन इससे पहले वो एक बेहतर इंसान बने और उनमें ईमानदारी, इस्लामी हमीयत और गैरत बनी रहे। मुल्क के अंदर मुसलमान बेहतर से बेहतर इंजीनियर बने, बेहतर से बेहतर डॉक्टर बने, बेहतर से बेहतर प्रोफेसर बने और वो बराबर मुस्लिम कौम को इसके लिए उठाते रहे हैं, उनकी तशजीह करते रहे हैं कि मुसलमान को हर तरक्की के मैदान के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सब कुछ बनने से पहले मुसलमान और सच्चा पक्का मुसलमान बनना चाहिए। अगर उसके अंदर ईमानी और इस्लामी हमीयत और गैरत मौजूद है तो वो दुनिया की तरक्की की किसी भी बामे उरूज और चोटी के ऊपर पहुंच जाए, वो अपने मुल्क और अपने कौम के लिए, खुद अपनी ज़िंदगी के लिए मुफीद बन सकता है। उन्होंने एक स्कूल की बुनियाद भी रखी। इस स्कूल का मकसद आज की जनरेशन को दीनी तालीम से वाबस्ता करना है। मैंने खुद एक स्कूल कायम कर रखा है देवबंद के अंदर गरीब बच्चों के लिए, और मैंने पंजाब और हरियाणा के अंदर मदरसे स्कूल कायम कर रखे हैं जहां हम दर्जे 5 तक, कहीं दर्जे 8 तक, कहीं दर्जे 10 तक अपने मदरसे के अंदर तालीम देते हैं, इम्तिहान दिलवाते हैं। और हमारा प्रोग्राम है कि हम मजहबी माहौल के अंदर दुनिया की तालीम दें, ये हमारा एक प्रोग्राम है और जमीयत उलमा इस प्रोग्राम पर काम करती है। हम दीनी दुनिया की तालीम के मुखालिफ नहीं है। जब असम फसाद की बात आती है तो वो इसका कसूरवार वहाँ की सूबाई हुकूमत को बताते हैं। उनका कहना है कि मरकज की हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन सूबाई हुकूमत के ढुलमुल रवैये की वजह से ही असम में अमन चैन का माहौल बिगड़ा और वहाँ फसाद हुए। मैं ये समझता हूँ कि मरकज की पॉलिसी आसाम के सिलसिले में बिल्कुल रास्ते के ऊपर चल रही है, लेकिन सूबाई है। मैं मानता हूं कि सूबे के अंदर अगर कांग्रेस इतनी मुस्तहकम होती तो ये नौबत ना आती। और मैंने पहले दिन खत लिखा था
گوگوئی صاحب کو. میں نے کہا آپ اس پر پکڑیے, نہیں تو آج جو 5,000 ہیں یہ 5 لاکھ ہو جائیں گے. لیکن نہیں پکڑا گیا. اگر پکڑ لیتے اسی وقت, بعد میں کلکٹر اور ایس ایس پی کو معطل کیا گیا, یہ اگر پہلے دن ہو جاتا کچھ نہ ہوتا. انہوں نے باتوں باتوں میں یہ خلاصہ بھی کر دیا کہ اسم کے سی ایم نے ان سے کہا تھا کہ ان کے صوبے میں ان سے زیادہ گورنر کی چلتی ہے. صوبے کا جو چیف منسٹر ہے اس کی کم چلتی ہے, یعنی قانونی اعتبار سے اسے اختیارات نہیں ہے, گورنر کو زیادہ اختیارات ہیں. اس کو لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے جا کر کے وہاں گورنر سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن میں نے یہاں بھیجا پرائم منسٹر کو. جب مجھے گوگوئی نے یہ کہا کہ یہاں میری چلتی نہیں ہے قانونی اعتبار سے, یہاں تو گورنر کی زیادہ چلتی ہے, لیکن پھر بھی ان کا خیال یہ تھا کہ میں جتنا کر لیتا ہوں گورنر اتنا نہیں کر پاتا ہے, یعنی عملی میدان کے اندر. میں نے یہاں آ کر کے پرائم منسٹر کو یہ بات لکھی. میں نے کہا میں کل ہو کر کے آیا ہوں, صورتحال یہ ہے کہ اگر گورنر کے واسطے سے اگر وہ متحرک ہو جائیں گے پٹنائک, تو یقیناً اس مسئلے کے اندر زیادہ آسانی ہو سکتی ہے. مقام میں مولانا ارشد مدنی کی زندگی کی دلچسپ داستاں جاری رہے گی. فی الحال وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ کہیں جائیے گا نہیں, وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھیے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں. ہم تو کانگریس کی غلطیوں کو مستقل برملا کہتے ہیں. ہم کانگریسی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانگریس غلط کرے تب ہم اس کے ساتھ ہیں, صحیح کرتے نا.